हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ CFA लेवल 1। आज हम लोग कॉर्पोरेट इशूअर्स से एक नई रीडिंग पढ़ रहे हैं। इस रीडिंग का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाउंडेशनल टॉपिक्स। सिंपल सी रीडिंग है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स है, बट यस कंसंट्रेशन आपको काफी करना होगा बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीइंग टॉट हियर विल बी यूज्ड सेवरल टाइम्स इन द फ्यूचर कोर्स। करेक्ट, मतलब इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यस दिस इज वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट रीडिंग्स जो फाइनेंस के बेसिक रीडिंग्स में से आती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जितना हाई हो सके उतना हाई रखिए। कोई भी कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर ना हो आगे मत बढ़िएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, इस रीडिंग को देखने के बाद में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने चाहिए सो दैट यू गेट टू नो कि आप कहां स्टैंड करते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ conceptual clarity that you have achieved after watching this video. So all the best. Let's get started with learning outcome A first. सबसे पहले अगर मैं लर्निंग आउटकम ए की बात करूं तो यहां पे हम लोग के सामने सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ढेरों डेफिनेशंस आ गए हैं। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। इनफैक्ट आई ब्रॉट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हियर, जो कि तीनों एक ही बात बोलेंगे लेकिन अपने अपने ढंग से। पहला डेफिनेशन हमको ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो एसेंशियली एक रेट ऑफ रिटर्न होता है दैट द सप्लायर्स ऑफ कैपिटल which are technically the lenders and the owners require as a compensation to their contribution to the capital. एकदम सीधे शब्दों में समझाऊं तो अगर कोई भी कंपनी कभी भी बिजनेस करना चाहती है उसको चाहिए कैपिटल। ये कैपिटल कई सारे एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए चाहिए, बिजनेस रेगुलरली चलाने के लिए चाहिए। अब ये जो पैसे या ये जो कैपिटल चाहिए, ये कैपिटल कौन कौन देता है कंपनी को? प्राइमरीली 2 ही जन देते हैं। नंबर 1 ओनर्स, नंबर 2 लेंडर्स। जब मैं ओनर्स कहूंगा ना, ओनर्स, तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा, यानी कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स दोनों आ जाएंगे व्हेन आई टॉक ऑफ ओनर्स। एंड लेंडर्स में बाकी सारे आ जाएंगे, वेदर इट बी थ्रू डिवेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स और लोन्स और एनी अदर काइंड ऑफ डेट। जिस भी तरह का डिवेंचर या जिस भी तरह का डेट होगा वो कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा, उसे हम कहते हैं लेंडर। अब यहां हमें यह बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैपिटल इज नेवर एवर फ्री फॉर अ कंपनी। यस, इवन इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं इक्विटी के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, तो मैं बता दूं नहीं, वहां पे भी देयर इज अ कॉस्ट जिसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो वो भी वहां पे खर्चा जरूर होता है। नो मनी इज फ्री माई डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। तो अगर कभी भी कंपनी कैपिटल रेज कर रही है, इट हैज ऑब्टेन्ड सम फंडिंग, तो वो फंडिंग का कोई ना कोई एसोसिएटेड कॉस्ट है। दैट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The main crux lies in the fact कि हम कैलकुलेट कैसे करें और हाउ डू वी फाइंड कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे लिए क्या होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। जिन्होंने हमें कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उनकी कोई ना कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो होगी। अगर उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दे वुड बी डेफिनेटली वांटिंग टू गेट कॉम्पेंसेटेड फॉर द कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड। यानी किसी ने बिजनेस में अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहिए रिटर्न में। तो वो जो भी रिटर्न आपसे मांग रहे हैं, टेक्निकली वही आपके लिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा। So the returns required by the capital providers becomes the cost of capital for the company. As simple as that. मैं क्या से क्लियर हुआ होगा? एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रिविजिट करते हैं और देखते हैं क्या हमको इसका हर एक टर्म समझ में आया कि नहीं आया। फिर से पढ़ा देता हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न that the suppliers of capital require as compensation, यानी required rate of return है किसकी? ये है ऑफ ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स, वेदर इट बी लेंडर्स और ओनर्स। उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वन थिंग। नंबर 2, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एसेंशियली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द सप्लायर ऑफ द कैपिटल। अब देखो, अगर कोई भी सप्लायर ऑफ कैपिटल है, उसके पास में जाहिर सी बात है एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट की एक ही अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मान लो एफडी में पैसे लगाने थे, एफडी में पैसे लगाने की जगह मैंने किसी कंपनी के शेयर में इक्विटी खरीद ली है, आई हैव गिवन माई मनी टू अ कंपनी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट हियर कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी हो सकता है, पर बेयर मिनिमम इट शुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। यानी मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी विद दैट कंपनी? कम से कम द रिटर्न दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन माई एफडी। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है द प्रॉफिट फॉरगॉन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो अगर कल को मान लीजिए कि आप एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे थे और फिक्स डिपॉजिट पे सपोजिटली यू वर अबाउट टू अर्न 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट,
बट इन टर्न आपने वो पैसे मुझे दे दिए, मैंने आपको बोल दिया प्लीज फंड माई बिजनेस, और आपने मान लो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप मुझे फ्री में नहीं दोगे. वाई? बिकॉज यू आर मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं है मैं आपका टीचर हूं तो आप बोलोगे चलो आपको फ्री में दिया, ऐसा नहीं होगा. You will give me and you will at least charge the opportunity cost. An opportunity cost in your case would be 6%, which you are now missing out on that fixed deposit. यानी आप एफडी करने जा रहे थे, वहां पे तो 6% आपको एनीवेज मिल रहा था या मिलने वाला था, आप वो मिस कर रहे हो ना, तो आपको मिस करने की कोई दरकार नहीं है. यू कैन से दैट आउट टू मी कि आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 6% है, तो जो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगी वो मेरे कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा. बात समझ में आई? सो इसके दो स्ट्रक्चर्स में मैंने बात बोली. पहला डेफिनेशन हमें यह कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एसेंशियली द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द कैपिटल प्रोवाइडर्स. नंबर टू, हाउ डू वी नो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? तो वो कम से कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा. सो इफ दे हैड सम अपॉर्चुनिटी जिसको वो छोड़ करके आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो कम से कम वो उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जरूर होगा. क्लियर? तो आप अगर चाहो तो यहां पे अपने हाथ से ये बात लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज एट लीस्ट इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज एट लीस्ट इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड देन वी हैव द थर्ड डेफिनेशन. Third definition is with respect to marginal cost of capital. Now, सच बताऊं तो ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट डेफिनेशन है. अगर आपको इस चैप्टर को ढंग से समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे समझते हैं जरा इसको. ये डेफिनेशन हमें ये कह रहा है that cost of capital is the cost of raising additional funds for a potential project. This is also known as marginal cost of capital. यानी ये डेफिनेशन हमें ये कह रहा है कि कल को अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको पैसे जुगाड़ने हैं, तो आप अगर वो पैसे ऑब्टेन करने के लिए कोई कॉस्ट बियर करने वाले हो, देन दैट कॉस्ट इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यहां पे ये बोल रहे हैं कि ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू रेज एन एडिशनल फंडिंग फॉर योर बिजनेस, तभी आपको पता चल सकता है व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ दिस इज फेयरली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब यह है कि अगर मान लो मेरी बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ कॉमन शेयर्स से पैसा लिया हुआ है, कुछ मान लो डिबेंचर्स से पैसा लिया हुआ है, कुछ प्रेफर्ड इक्विटी से पैसा लिया हुआ है, दैट इज द कैपिटल ऑलरेडी देयर. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, नेवर एवर कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कैपिटल. एग्जिस्टिंग कैपिटल का भी कॉस्ट होता है, लेकिन वो कॉस्ट अब रिडेंडेंट हो गया है. यू शुड नॉट बी एमिंग ऑन दैट फिगर. रादर आपको यह एस्टिमेट करना चाहिए कि पुरानी फंडिंग छोड़ो, अगर हम नया फंडिंग लेने जाएंगे तो हमारे लिए क्या कॉस्ट पड़ेगा. नाउ दिस इज एंटायरली पॉसिबल कि आपने पुराना लोन शायद 10% पे लिया हो, बट द न्यू लोन इज अवेलेबल एट 8%. सो व्हाट इज द रेट दैट यू आर गोइंग टू टेक? यू शुड बी टेकिंग 8%, नॉट 10%. कॉन्ट्रैरी भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग 8% है, न्यू रेट 10% है, तो आपको 10 ही लेना चाहिए. सो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हमेशा ये चेक करो कि आज के दिन अगर मैं एडिशनल फंडिंग के लिए जाऊंगा तो मेरे कैपिटल को कितना कॉस्ट पड़ेगा, मेरे को कितने पैसे में ये अपना कैपिटल मिलेगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट अटैच्ड टू द एडिशनल फंड्स, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आप सोच रहे होंगे इसका लॉजिक क्या है. इसका लॉजिक यही है कि वी वुड ऑलवेज वांट टू नो व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी क्या चल रहा है. बिकॉज आप जब डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन करंट अगर रेट्स पे या करंट डेटा के हिसाब से है तो वो ज्यादा रेलिवेंट डिसीजन होगा. आपने पास्ट में किस रेट पे ऑब्टेन किया, क्या किया, इट इज नो लॉन्गर रेलिवेंट. आप अभी अगर फंड्स ऑब्टेन करोगे तो किस रेट पे मिलेगा वो ज्यादा रेलिवेंट है. सो आपको भी पता है एक हिस्टोरिक बात से एक करंट बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दैट रीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स. यानी तीनों डेफिनेशंस को अगर मैं रैप अप करूं तो इसका मतलब यही बनता है, लास्ट में यही बनता है कि अगर आज आपका बिजनेस कैपिटल प्रोवाइडर्स के पास जाकर के एडिशनल फंड लेकर के आए, तो एडिशनल फंड
लेने के चक्कर में आपको कोई ना कोई रेट ऑफ रिटर्न कॉम्पेंसेशन के तौर पे उनको देना होगा कैपिटल प्रोवाइडर्स को, और वो टेक्निकली उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. सो दैट इज द एंटायर डेफिनेशन और ऑल द डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपके इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पूरे आइडिया को क्लियर करेगा. सो प्लीज मेरे साथ दोहराइए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द आइडिया और द फ्रेमवर्क दैट टेल्स यू कि कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर फ्री. कैपिटल आप किसी से भी जुगाड़ लो, वेदर इट बी थ्रू ओनर्स और लेंडर्स, इट विल ऑलवेज हैव अ कॉस्ट अटैच्ड, एंड उसी कॉस्ट अटैच्ड को हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करने जा रहे हैं. क्लियर? एम क्लियर? आइडिया पे हमने बहुत वर्क किया. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डेफिनेशंस को बहुत डिटेल में मैंने समझाया ताकि आपके लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क रेडी हो जाए इस चैप्टर का और इस रीडिंग का, जो कि आई थिंक हो चुका है. हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन क्लियर हो गया. अब हम जरा बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. तो दिस इज फेयरली सिंपल. अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो आपके कैपिटल 3 सोर्सेस से प्राइमरीली आपके पास आते हैं. नंबर 1 थ्रू डेट, नंबर 2 थ्रू प्रेफर्ड कैपिटल, नंबर 3 थ्रू इक्विटी या फिर कॉमन शेयर्स. तो ये तीनों आपके लिए आपके सोर्सेस के काम करेंगे. अगर आप मनी ऑब्टेन करें या फंड ऑब्टेन करें थ्रू डेट, देन उससे एसोसिएटेड कॉस्ट को हम कहेंगे आरडी. इसको आप केडी भी कह सकते हैं. सिमिलरली इफ देयर इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फ्रेश प्रेफरेंस इशू, ध्यान रखिए फ्रेश प्रेफरेंस इशू, मैं पुराने प्रेफरेंस इशू का कॉस्ट का बात नहीं कर रहा हूं. अगर आप नया प्रेफरेंस इशू अभी लेकर के आते हैं तो उसका क्या कॉस्ट होगा, उसी को हम कहेंगे आरपी. आप इसे केपी भी कह सकते हैं. And similarly, we will also calculate it for equity as well, which is known as RE. ये तीनों ही कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं इसके बारे में आप पहले सीखेंगे, फिर आप सीखेंगे कि ओवरऑल पिक्चर कैसे बनती है. सो एकदम बिंदास बैठिए, देखिए इस पूरी सिचुएशन को. ओके, सबसे पहले आपके सामने आ गया हाउ वुड यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो देखो ये फेयरली सिंपल है. अगर आपको ये मैं बता दूं कि आपने जो एडिशनल फंड्स ऑब्टेन किए हैं उसमें से कितना परसेंट डेट से आया, कितना परसेंट प्रेफरेंस से आया और कितना परसेंट इक्विटी से आया, मतलब मैं वेट्स की बात कर रहा हूं. हाउ मच परसेंटेज ऑफ फंडिंग हैव यू ऑब्टेन फ्रॉम इक्विटी, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फंडिंग हैव यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेट एंड मे बी फ्रॉम प्रेफरेंस. तो ये कहां से कितना ऑब्टेन किया, इफ यू नो दिस एंड इफ यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, तो आप आराम से एक वेटेड एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेट मी गिव यू सम नंबर्स हियर. अगर आपको मैं ये सिचुएशन बना करके दूं कि आपके बिजनेस में आपको $100 इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड थी. आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन एक बार $100 लेके चलते हैं. आउट ऑफ $100 यू हैव ऑब्टेन्ड फंडिंग फ्रॉम इक्विटी ऑफ $50, $30 फ्रॉम मे बी प्रेफरेंस एंड $20 फ्रॉम डेट. And the cost associated with equity is maybe 12%, cost associated with preference is maybe 10%, and cost associated with debt is maybe 8%. Can we calculate a weighted average here? Yes, we can. इस वेटेड एवरेज में एक बार 1 माइनस टी के कंपोनेंट को आपको इग्नोर करना है, ठीक है ना. ये जो फॉर्मूला में 1 माइनस टी है ये अभी डिस्कस हुआ नहीं है, सो अभी के लिए एक बार इसको इग्नोर करो. मान लो कि जो भी मैंने आपको दिया है ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है. एक बार मान लो. क्यों होता है आफ्टर टैक्स, क्या होता है, ये अभी कवर नहीं हुआ, नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में होगा, बात करेंगे इसी वीडियो पार्ट में. बट अभी के लिए आप मान लो कि आपको दिया हुआ है. सपोजिटली यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ आर डी इंटू 1 माइनस टी एंड दैट इज 8%. मान लेते हैं. तो क्या हम वेटेड एवरेज कर सकते हैं? यस वी कैन. फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेट ऑफ इक्विटी. सो इक्विटी का जो वेट है वो है 50%. जो प्रेफरेंस का वेट है, वेट मतलब कितना परसेंट ऑफ एडिशनल फंड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सोर्स. तो प्रेफरेंस इज 30 एंड डेट इज 20. सो दीज आर द वेट्स. ये आपके लिए आपके वेट्स हैं. And then you have also your component cost of capital as well. तो आपको बस आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है. So essentially you can do 0.50 into 12 plus, ना ये 0.50 कैसे आया, मैंने 50% को लिखा है 0.50, 30% को मैं लिखूंगा 0.30 into 10 and then we have 0.20 into maybe 8. तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन आ जाएगा 6 plus 3 plus 1.6. So this is 10.6% and this is the final answer of weighted average cost of capital.
दिस इज द फाइनल आंसर फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर से समझो हमने यहां पे क्या क्या किया। हमने ये देखा कि हमने टोटल कितनी फंडिंग ऑब्टेन करी, उसमें से इक्विटी से कितना परसेंट आया, प्रेफरेंस से कितना आया और डेट से कितना आया। इनको लेकर के हमने वेट्स ऑब्टेन किए। वंस द वेट्स वेर आइडेंटिफाइड, हमने हर एक वेट को उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट कॉस्ट के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया। वी डिड इट फॉर ऑल द सोर्सेज एंड फाइनली वी एडेड देम अप टू गेट 10.6%, which happens to be our weighted average cost of capital. So yes, the weighted average cost of capital is 10.6%. The weighted average cost of capital is 10.6%. Is it clear? पक्का? चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को यहां एक्सप्लेन किया है। कौन सा टर्म क्या है, बहुत इजी है। WD is the weight of debt, so it is the proportion of funding that has been obtained from debts. Similarly, WP is the proportion of funding obtained from fresh preference issue. And then we have WE, which is the weight of equity in the overall capital structure. अब यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि here the term used is target proportion. Right now I can tell you just this much कि यही target proportion था। ये आपने एक target बनाया था that 50% I will obtain from equity, 30 from preference and 20 from debt. So it was an initial target set by you और आपने वैसे ही funding obtain किया है। बट इसके ऊपर और डिटेल थोड़ी देर बाद आप वापस जानोगे। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो, ये proportion more or less given रहेगा प्रॉब्लम में। Then we have RD. When we talk of RD is the marginal cost of debt. When I say marginal cost of debt, तो इसका मतलब ही यही होता है that is the cost of taking additional debt. आपका existing debt का cost नहीं है ये। अगर आप fresh debt लोगे तो उसका क्या cost पड़ेगा, ये उसकी कहानी है। So this is the cost of additional debt. Similarly, cost of additional preference and cost of additional common stock is also given. तो वो भी आपको यहां से पता चल जाएगा। So always take marginal cost, don't take existing cost. ये आपकी learning number 1 है। learning number 2 ये है कि weights target weights होंगे और ये target weights कैसे मिलेंगे, usually problem में दिए हुए रहेंगे। चलो very nice, आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं कि हम cost of capital को कहां अप्लाई कर सकते हैं। हम सर जो ये सीख रहे हैं ये क्या कहीं अप्लाई होगा? ऑब्वियसली होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी अप्लाइड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। यानी आप जब भी कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करोगे तब आपको एक डिस्काउंट रेट की रिक्वायरमेंट आएगी। कोई भी प्रोजेक्ट में जाओ, कोई ना कोई डिस्काउंट रेट जरूर चाहिएगी जिसके बेसिस पे आप एनपीवी कैलकुलेट करोगे ना। वो डिस्काउंट रेट क्या होगी? वेल एसेंशियली वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही डिराइव होती है। आपके प्रोजेक्ट की रिस्कीनेस पे डिपेंड करता है कि वो डिस्काउंट रेट में क्या कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक सूटेबल डिस्काउंट रेट की तरह यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज फेयरली सिंपल, क्योंकि कंपनी इस रेट पे ही सारी फंडिंग ऑब्टेन कर रही है, सो दैट टेक्निकली इज द कॉस्ट फॉर द कंपनी। तो कंपनी इसको अपना डिस्काउंट रेट मान करके कर सकती है डिस्काउंटिंग। तो ये डिस्काउंट रेट कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे इसको डिस्काउंट रेट की तरह यूज करें, बहुत सिंपल है। अगर हम एक एवरेज रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी अ प्रोजेक्ट विच एवरेज रिस्क, तब हमको अपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी हमारे डिस्काउंट रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर रखना चाहिए। So if your cost of capital happens to be 10.6%, then you should also assume that your discount rate should also be 10.6%. But क्या होगा जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा? इट इज नॉट एवरेज रिस्की, इट इज मोर देन एवरेज रिस्की। तब क्या होगा? इफ द रिस्क इज स्लाइटली हायर देन एवरेज रिस्क प्रोजेक्ट्स, तो उस समय आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आपकी जो डिस्काउंट रेट है वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। नाउ दिस आइडिया इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहां पे आपका रिस्क ज्यादा है, इफ रिस्क इज हाई then you will require a risk premium, and that is why your discount rate will now be calculated as cost of capital यानी weighted average cost of capital plus risk premium. So अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको रिस्क प्रीमियम इसमें ऐड करना चाहिए, and for obvious reasons your discount rate will exceed your cost of capital because now your discount rate also incorporates a risk premium, and that is why we will take it up as required rate greater than cost of capital.
देन वी हैव बी वेयर लोअर देन एवरेज रिस्क प्रोजेक्ट्स आर प्रेजेंट, तो वहां पे ये उल्टा हो जाएगा बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट जो एवरेज रिस्क की से भी कम है, तो हियर यू कैन एक्चुअली डिडक्ट द रिस्क प्रीमियम एज वेल। आप चाहो तो अपनी रिस्क प्रीमियम इसमें से डिडक्ट भी कर सकते हो एंड रिजल्टिंगली योर डिस्काउंट रेट विल बी इवन लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस इज अनदर इन्फरेंस ऑफ the relationship between risk of the projects and the discount rates that you are going to apply for that project. तो ये हुआ आपके लिए लर्निंग आउटकम ए पूरी तरह से कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको एक आइडिया समझा दिया है कि किस तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट आर द बेसिक इनपुट्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू वर्क आउट एन एग्जांपल ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Now let's get into learning outcome B, which is going to talk about the impact of taxation on all these components. तो मैं पहले ही आपके लिए आसान कर दूं. Impact of taxation is only on debt cost, not on preference, not on equity. यानी ये बात मैं ऑलरेडी लिख करके लेके आया हूं कि इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन अदर सोर्सेज इज नो इम्पैक्ट, यानी देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, बट डेट में सब्सटैंशियल इफेक्ट होता है. अब ये क्यों होता है समझिए. डेट में क्या होता है, अगर आप कभी भी डेट लेते हो तो आपके लिए जो कॉस्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट कॉस्ट. एंड इंटरेस्टिंगली ज्यादातर गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट कॉस्ट को एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर मानती है. यानी अगर आपने इंटरेस्ट का कॉस्ट बियर किया है देन गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज दैट एज एन एलिजिबल एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट उस वजह से आपको टैक्स में बचत देगी. सो इफ समझो इस तरह से, if supposedly your interest cost was $100 and government has a tax rate of maybe 30%, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आप इंटरेस्ट कॉस्ट को बियर करोगे द गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये आपका एक कॉस्ट है और इसकी वजह से गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज कि हाँ आपका प्रॉफिट 100 से कम हो गया. जब आपका प्रॉफिट 100 से कम हो जाएगा यू विल बी ऑल्सो सेविंग 30% एक्स्ट्रा टैक्स दैट यू हैड टू अल्टरनेटिवली पे. तो जब आपके प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट करने को अलाउ होगा तो टेक्निकली आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कम हुआ और प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स भी कम गया. सो टैक्स भी आपका 30 का सेव होगा, 30 जो भी है $30 का आपका टैक्स बचेगा. तो एसेंशियली ये $100 पे करने के चक्कर में हमारा टैक्स भी बचा है एंड दैट इज एसोसिएटेड एज द टैक्स शील्ड विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट. इसको आप टैक्स सेविंग भी कह सकते हैं. सो ये एक तरह का टैक्स सेविंग है कि भाई खर्चा करो यू विल गेट अ कैशबैक इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग. तो इसीलिए हमको जब भी कॉस्ट ऑफ डेट को इवैल्यूएट करना होता है वी ऑलवेज इवैल्यूएट दैट ऑन नेट ऑफ टैक्स बेसिस, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 10% का कॉस्ट बियर कर भी रहे हैं एंड इफ द गवर्नमेंट्स टैक्स रेट इज 30% देन वी विल इफेक्टिवली बी पेइंग ओनली 7% बिकॉज गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट रिमाइंडर 3% ऑफ कॉस्ट. Got the point? So you will always have that benefit. अब इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, we take our pre-tax RD and इस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 minus T where T is your marginal tax rate and you will get your after tax RD. Got the point? तो आपको हमेशा RD की कैलकुलेशन या फिर KD की कैलकुलेशन में टैक्स का एडजस्टमेंट करना चाहिए. ये सबसे पहला आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है. एंड इसी कारण से आप देख सकते हैं कि ऊपर जो वैक का फॉर्मूला था उसमें आरडी नहीं लिया हुआ था, रादर लिया हुआ था आरडी इंटू 1 माइनस टी. हियर आरडी वॉज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एंड 1 माइनस टी करने के बाद वो पोस्ट टैक्स बन गया था. क्लियर? ये देखो आरडी में लिखा हुआ भी है बिफोर टैक्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डेट, सो दैट वॉज प्री टैक्स इन इट सेंस. तो ये पहला कारण इसका समझते हैं. कारण क्या लिखा है यहां पे, ये बोला हुआ है कि एक अलाउएबल डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. सो इफ देयर इज अ डिडक्शन अवेलेबल तो यू शुड बी कंसिडरिंग कि आपको एक तरह का एक टैक्स सेविंग यहां एसोसिएटेड है एंड दैट इज व्हाई टेकिंग आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नंबर टू यहां पे ये बोला हुआ है कि इंटरेस्ट फुल्ली डिडक्टेबल होता है. करेक्ट? एंड इसकी वजह से आपका जो इफेक्टिव मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनकम शील्डेड फ्रॉम टैक्सेशन. तो आपका बेसिकली जो टैक्स है वो कम हो जाता है एंड यू गेट अ बेनिफिट. बट अगर कोई कारण से टैक्स डिडक्टिबिलिटी रीच हो चुकी है यानी नो मोर फर्दर टैक्सेस कैन बी सेव्ड, तब क्या करेंगे, तब आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. आमतौर पे ये पॉइंट एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि कल को कोई भी कारण से किसी भी कंपनी की डिडक्टिबिलिटी खत्म ही हो चुकी है, टैक्स उस पर लग ही नहीं रहा है, तो टैक्स सेविंग भी नहीं होगा और टैक्स सेविंग नहीं होगा तो गेम ओवर है.
अब ये कब हो सकता है? ये हो सकता है कोई बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज में। अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो स्टार्टअप्स तो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग होते हैं, तो अगर स्टार्टअप्स इनिशियली कोई डेट ले भी लेते हैं तो उनका कोई खास फायदा नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इवन इफ दे आर इनकरिंग एन इंटरेस्ट कॉस्ट, लेकिन उनका टैक्स बचेगा कैसे? दे आर नॉट पेइंग टैक्स एट ऑल, क्योंकि उनका इनकम ही नहीं है। जब इनकम नहीं है तो देयर इज नो टैक्स अटैच्ड, और टैक्स अटैच नहीं है तो टैक्स सेविंग का तो सवाल ही नहीं। सो यू विल ऑलवेज हैव टू इवैल्यूएट कि क्या हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड क्या कंपनी टैक्सेस दे रही है। टैक्सेस देगी तभी तो टैक्सेस बचेंगे, एंड देन ओनली यू विल बी टॉकिंग अबाउट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। एंड दैट इज ऑल दैट वी हैव टू लर्न फॉर लर्निंग आउटकम बी एज वेल। तो यही फर्स्ट पार्ट में मैंने इतना ही रखना था और मैंने यहां तक फिनिश कर दिया है। मैंने आपको सेकंड लर्निंग आउटकम में यह बताया कि अगर आप तीनों कंपोनेंट्स की बात करो, वेदर इट बी आरडी, आरपी और आरई, तो उनमें से सिर्फ आरडी को आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट करना जरूरी है बिकॉज ऑफ द टैक्स डिडक्टिबिलिटी। वहीं पे डिविडेंड्स पे कोई भी कभी आपको टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता, एंड फॉर दैट रीजन आरपी और आरई को आपको कभी भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने की दरकार नहीं है। So that is it for this learning outcome, and I hope that you have learned something new here. हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में अब लर्निंग आउटकम सी एंड ऑनवर्ड्स बढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। चलो बाय बाय।